अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग इंशाल्लाह ना इसको जो हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं ओ लेवल एंड IGCSE के, उसका हम लोग लाइव सेशन अभी कर लेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स इसको अभी देख सकते हैं वो भी साथ साथ देख लें, और जो अभी नहीं देख पाते उनके लिए ये लाइव रिकॉर्डिंग की जो यानी इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल होगी, तो वहाँ उसको देख सकते हैं। क्योंकि हमने इंशाल्लाह कल जो है प्रोबेबली नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करना है, A लेवल्स और AS लेवल के सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करना है। तो हमारे लिए यही टाइम सूटेबल था कि हम इसको कर लें और फिर उसका यानी बाद में वीडियो अवेलेबल हो। जो सब्जेक्ट्स अभी मेन हमारे रहते हैं बेटे, PDF मैं ना इस बार इंशाल्लाह अवेलेबल कर दूंगा, क्योंकि मोस्टली PDF वगैरह अवेलेबल होती नहीं, वो साइट पे ही पड़े होते हैं। मुझे आप याद कराना सेशन के बाद, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। दूसरा यार सो नहीं सकते भाई, टाइम ही नहीं आगे सोने का। अच्छा, जैन ने यहाँ पूछा हुआ है बेटा कि यूसुफ आ जाएगा। बेटे बात ये, वो जब आएगा तो मेरा भी आगे से डायलॉग वो शोले वाला होगा। आ गए क्या नाम है, आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो, वो वाला सीन। वालेकुम अस्सलाम बेटा। इस वाले सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह साइंसेज हमारी O लेवल एंड IGCSE की, और हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर अकाउंटिंग, और हमारा रह गया था इकोनॉमिक्स। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें से ये रहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब हम लोग पहले इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला हम लोग सब्जेक्ट फोकस करेंगे वो हमारा आ जाएगा अकाउंटिंग वाला। देखो अकाउंटिंग वाले जो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग, अच्छा ये पांचों सब्जेक्ट्स के लिए ना जो मेन बात है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है। बेटे व्हाट्सएप में आज चेक करूंगा, मैंने कल पूरे दिन में ना व्हाट्सएप अपना सही तरह चेक किया है और ना ही मैंने अपने पेज मैसेजेस चेक किए हैं। अच्छा, अब ये जो अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट है, ये जो बेटा A लेवल इंशाल्लाह कल, A लेवल हम लोग यानी आज हमारी तरावी के बाद होगा ना, उसमें जो आपका अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली ये जो पांचों सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इनका O लेवल के अंदर और IGCSE के अंदर यानी मेन फर्स्ट पेपर होते हैं वो आपके उसके होते हैं। क्या होता है अपना ये MCQs वाले पेपर होते हैं। इसकी सबसे अच्छी तैयारी आपकी होगी पास पेपर्स करके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट होंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर और अकाउंटिंग में तो ये सीन है कि पूरा पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है विद यानी उसकी इवन जो वो होती है ना अपना, क्या होता है अपना यानी कि उसकी जो चॉइसेस होती हैं क्वेश्चन की, जो उसके अंदर क्वेश्चन की जो हमारी वो होती हैं, यानी जो हमारे पास ऑप्शंस दिए होते हैं वो भी सेम टू सेम रिपीट हो रहे होते हैं। तो हमारा जो इन सब्जेक्ट्स के पेपर वन है उसके लिए आपने पास पेपर्स अपने तैयार रखने हैं। पास पेपर्स अपने जितने ज्यादा हो सके आपने वो करने हैं। अच्छा, एक चीज और, लेटेस्ट पास पेपर पहले करो, उसमें दोनों वेरिएंट्स कर लो। यानी एक ये है ना कि पिछले 10 साल के आप उठा के एक वेरिएंट के सारे कर रहे हो, आप दोनों वेरिएंट्स करो, दोनों सीरीज करो, लेटेस्ट पहले करो, ठीक है? उसमें यह है कि आपके पास पेपर्स में से मोस्टली क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे आपका पेपर अटेम्प्ट के दौरान यहाँ मैं कुछ बातें आपको बता दूं, जिनने पहले MCQs के पेपर नहीं दिए उनको ये बातें नहीं पता होती, क्योंकि ये वहां जाके पता लगती हैं। आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर अलग दिया जाता है, आपके पास आंसर शीट अलग होती है, ठीक है? आंसर शीट जिसमें आपने मार्क करना होता है, जो OCR शीट होती है आपकी, OMR शीट होती है, ठीक है? आप क्वेश्चन पेपर पे वहां पे वो कर सकते हैं, क्या होता है अपना रफ वर्किंग शो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो उस रफ वर्किंग को चेक नहीं करेगा, ये ध्यान में रखो। उस रफ वर्किंग को ना वो चेक करता है, ना उस रफ वर्किंग के मार्क्स होते हैं, ना अगर वो रफ वर्किंग गलत हो डिस्क्रेडिट करता है। उसने सिर्फ चेक करना है आपकी आंसर शीट को, जो OMR शीट होगी, जो कि ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट जो आपकी स्कैंड होती है, ठीक है? वो अलग दी होती है, आप क्वेश्चन पेपर पे अपना रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है? ये जो पेपर वन है सारे इनके लिए जो आपके MCQs के पेपर हैं। अच्छा, दूसरा MCQ के पेपर में कई बार इस तरह होता है कि हमें ना एट द फर्स्ट ग्लैंस जो है ऑप्शन समझ नहीं आ रहा होता। तो ये जिनने थिंकिंग स्किल्स का पेपर दिया हुआ है ना, उसमें वो सिखाते हैं बकायदा ये चीज कि उसमें ट्रायल एंड एरर कर लिया करो। ट्रायल एंड एरर का मतलब ये होता है कि यार अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उसमें 2 ऑप्शन तो अमूमन ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही नहीं फिट होते होंगे, उनको पहले काट दो। कम से कम देखो, एक होता है कहते हैं ना हम लोग इसको, एक अंधा तुक्का जो होता है कि यार आंखें बंद की तुक्का लगा दिया, उसका फायदा नहीं है। आप एजुकेटेड, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप एजुकेटेड गेस कर लो। एजुकेटेड गेस ये है कि कम से कम उसमें जो चीजें एग्जैक्टली पता है यार ये दो तो गलत हैं, उनको तो निकालो ना। जो आपका फाइनल गैस हो, अगर आप तुक्का लगाते भी हो तो कम से कम वो एजुकेटेड गैस हो। तीसरी चीज में जो बताने वाली है वो ये है कि जैसे आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो वो हैं, इसके लिए मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, हर जगह बहुत सारे स्टूडेंट पता भी है। उनमें ना मैंने केस वाइज बताया हुआ है, आपने उसमें वो केसेस देखने हैं कि यार इस सिचुएशन में ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, उनसे अपने पास पेपर करने की कोशिश करो। अच्छा, इसके आपको आमतौर पे जो टॉपिकल पास पेपर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते कहीं पे भी, ठीक है? तो उसमें आप ईयरली कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि अपने इसके पास पेपर्स करो। पास पेपर्स आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इसके लिए, आपका ये जो आपके पेपर वन है इन तीन सारे सब्जेक्ट्स के। अब मैं इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट का आपको बता भी देता हूँ कुछ चीजें। जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उसका
यानी जो आपका सब्जेक्ट आ जाता है ओ लेवल, पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के जो आपके थ्योरी वाले पार्ट के एमसीक्यूज है ना, वो तो बहुत ज्यादा रिपीट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज मेंट बाय, क्या होता है अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसका ये बड़ा कॉमन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड वो आपका अकाउंटिंग, ये कॉमन है। ये पिछले 10-10 साल से कॉमन आ रहे हैं। अच्छा, अकाउंटिंग के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए यू कैन डू द पास्ट पेपर्स फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड, कोई मसला नहीं है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है उसमें, यानी कि ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन भी रिपीटेड सेम आ रहे होते हैं। तो उसके आप क्वेश्चन पिछले 10, अगर आप चाहो तो 2002 ऑनवर्ड कर सकते हो। मेरा ख्याल है 2002 का जो अकाउंटिंग का पेपर है वो भी उस तरह एमसीक्यूज वाले पैटर्न पे दिया हुआ है। अच्छा, अब आ गया आपका ना अकाउंटिंग में आमतौर पे जो इशू आएगा ना, वो आपको जब भी क्वेश्चन देगा, वो आपको वेवरिंग देगा। क्या होते हैं फॉर्मूलाज, वेवरिंग देगा। यानी वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, जैसे एक एग्जांपल है, वो आपको ऊपर वैल्यूज देता है कि यार आपके करंट एसेट्स की, उससे आपको दिया हुआ है इक्विपमेंट, मशीनरी, कैश, उसके बाद क्या होता है अपना प्रीपेड रेंट, इस तरह। वो कहेगा अभी टोटल करंट एसेट बताओ। अमूमन इस तरह होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में ना कोई एक पर्टिकुलर जो है ना ऊपर दी हुई वैल्यू जो होगी वो वेरिएबल होगी, एक वैल्यू जो है कंफ्यूजिंग होगी। उसमें किया ये करो कि आप पहले बाकी तमाम तरीके से अगर आपको डायरेक्ट, या तो आपको क्वेश्चन देकर डायरेक्टली समझ आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा ना तो सारी कैलकुलेशन करके देख लो, क्या इनमें से कोई एक कैलकुलेशन भी ऐसी है जो पॉसिबल है होने वाली। जो कैलकुलेशन पॉसिबल हुई वो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये एक चीज अकाउंटिंग में आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैं पहले ना सब पेपर्स के एमसीक्यूज का बता रहा हूँ। दूसरा हमारे पास, यानी यार चलो उसको आगे लगाते हुए आसानी होगी। अकाउंटिंग का जो आपका थ्योरी वाला पेपर है, सेकंड पेपर जो होता है, उसमें यार कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है पेपर की अटेम्प्ट के अंदर। एक तो ये बड़ा अच्छी इसकी, अच्छा वो खैर, पेपर की अटेम्प्ट के अंदर जो आपने चीजें, यानी जो कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, एक मिस्टेक है आपका करेंसी साइन ना डालने वाली। करेंसी साइन ना डाल के जितना बड़ा ब्लंडर करोगे ना, इससे बड़ा ब्लंडर आमतौर पे बच्चा कर भी नहीं सकता, ठीक है। सेकंड, अच्छा, जर्नल के अंदर जो आपका, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल लेजर जो होता है, उसमें अगर आप करेंसी साइन नहीं डालते डजंट मैटर, ठीक है, सिर्फ उस एक चीज के लिए। दूसरा, हमेशा हेडिंग देनी है यार, और हेडिंग सही देनी है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है, देखो अकाउंटिंग में मसला ये है कि हम लोग अकाउंटिंग जब पढ़ रहे होते हैं ना, वी ट्राई टू थिंक ऑफ इट एज अ वेरी मैथमेटिकल सब्जेक्ट। बात यह कि उसका भी थ्योरी का पार्ट है, उसमें भी कुछ चीजें थ्योरेटिकल हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इनकम स्टेटमेंट हमेशा किसी भी पीरियड के एंड पे बनती है, महीने के एंड पे, 10 महीने के एंड पे, 5 महीने के एंड पे, एक साल के एंड पे, क्वार्टर के एंड पे। इसीलिए जो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है उसका जो आपका टाइटल होता है, उसमें हम कहते हैं फॉर द ईयर, क्वार्टर, व्हाटसोएवर एंडेड। अगर आप इसके उसके अंदर लिखाते हो, यानी अगर आप उसके अंदर इसके अगर आप उसके अंदर जो होता है टॉपिक के अंदर लिखाते हो एज पर, गलत हो जाएगा, इसके मार्क कटेगा। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट एक पॉइंट इन टाइम पे नहीं बनाई जाती, इट इज मेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस एक स्पेसिफिक पीरियड का होता है। यही आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आपकी बैलेंस शीट है, बेसिकली बैलेंस शीट किसी भी पॉइंट इन टाइम पे बनाई जा सकती है। वो उसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए होती है, उस 1 मिनट के लिए, उस 1 घंटे के लिए, उस लम्हे के लिए बेसिकली। तो इसलिए बैलेंस शीट का जो टॉपिक होता है, हेडिंग होती है, उसमें आप लिखते हो एज पर। जो आपका पार्टनरशिप अकाउंट होता है, यानी जो आपका, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस का अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, वो भी फॉर द पीरियड एंडेड होता है। जो आपका, यानी इसमें ना इस तक हेडिंग्स का ध्यान किया करो। हेडिंग में आना क्या क्या है, 3 लाइन की हेडिंग होती है हमेशा। पहली लाइन के अंदर आप लिखते हो कंपनी का नाम, सेकंड लाइन पे आप लिखते हो आपकी स्टेटमेंट का नाम, तीसरी लाइन पे आप लिखते हो उसका ये जो एज पर जो भी है उसका टाइम वगैरह, ठीक है। बेटे मैं सारा कुछ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता ना। हम देखो स्पीड पकड़ते जा रहे हैं, बीच में जो गैप रहा था वो कम हो गया ना, पेस में आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप स्पीड से हर चीज शेयर करते जाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब उस पर नेक्स्ट चीज जो है अकाउंटिंग में, बेटा ए लेवल का इंशाल्लाह आज रात करेंगे। उसके बाद जो हमारा वो है, हमारे यानी कि उसके बाद करेंगे, आज तरावी के बाद। बेटे अगर आपको नींद आ रही है आप सो सकते हैं, आपको कौन मना कर रहा है। अच्छा खैर, दूसरा ये है कि आपका अकाउंटिंग में तीसरी बड़ी मिस्टेक, जो आपका टी अकाउंट्स होते हैं, टी अकाउंट की अगर आपकी क्लोजिंग आ रही है और वो ऐसा अकाउंट है जिसकी ओपनिंग होनी होती है, जैसे आपके एसेट के अकाउंट, अगर एसेट आपका डिस्पोज नहीं हुआ तो उसकी ओपनिंग होनी है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की। आपके लाइबिलिटी अगर खत्म नहीं हुई तो उसकी ओपनिंग होनी है, तो उसकी ओपनिंग करके आपने छोड़ना है। अगर आप मार्किंग स्कीम उठा के देखो ना, 4 नंबर का सवाल होगा ना टी अकाउंट का, उसका एक नंबर वो नेक्स्ट बैलेंस बीडी का होता है। वो एक कॉमन एक नंबर है बंदा। इस तरह अगर आपको उसने नैरेटिव मांगे हुए, आप नैरेटिव नहीं देते, कॉमन मिस्टेक। सस्पेंस अकाउंट की क्लोजिंग नहीं होती, कोई उसकी यानी क्लोजिंग वैल्यू नहीं होती, सीडी कुछ नहीं होता। अगर आपने सस्पेंस से ही शुरू किया, एंड में सस्पेंस छोड़ दिया, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आप सस्पेंस अकाउंट इसलिए बनाते हो कि जो डिस्क्रिपेंसी है खत्म हो सके, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट की क्लोजिंग ना बना देना।
बेटा एक अकाउंटिंग में मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता जा रहा हूँ, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी कुछ शेयर किए भी हुए हैं, मैं उसका मिसिंग नोट्स का लिंक भी शेयर कर दूंगा, मेरा ख्याल है आप बाद में आए थे उसके अंदर जो मुझे याद आ रहा है, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब जो मैं बता रहा था, एक कॉमन मिस्टेक हो गई। अच्छा, एक और कॉमन मिस्टेक बीआरएस के अंदर आमतौर पर इशू ही आता है। देखो बीआरएस को ना यूं सोचा करो, आप यानी आपके लिए जो चीज डेबिट है ना, यानी जो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, यानी आपने अपने बैंक में पैसा डलवाया, ये आपके लिए एसेट है, आप इसे डेबिट करोगे इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जब आप उसको, बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी है, बैंक के लिए वो पैसा उसका अपना नहीं है, उसने आपको वापस करना है। तो जो यूं समझ लो कि आपके जो अपने अकाउंट के अंदर, आपकी कैश बुक के अंदर जो चीज डेबिट हो रही होगी ना, ये बताता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट बताता हूं, जो चीज आपके खैर उसमें डेबिट हो रही होगी वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। अगर आपके पास जो बैंक एक्सपेंसेस हैं, देखो जब पता है बैंक एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली यानी कि जो एक एक्सपेंस है वो डेबिट हो रहा होगा, तो वहां उसका उल्टा हो रहा होगा। इस तरह करोगे आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा ट्रेडिंग अकाउंट, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये जो आपका वो होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है आपका। कौन सा पार्ट है? ट्रेडिंग अकाउंट, जो पहले वाला पार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट तक, दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर वो आपको कहता है सिर्फ वहां तक बनाना है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, पूरी स्टेटमेंट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी, या जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। तो खैर ये कुछ चीजें अकाउंटिंग में काम आएंगी आपकी। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक्स से, फिर इंशाल्लाह साइंसेस को शुरू करते हैं ताकि हमारा एक दो में निकलता जाए। इकोनॉमिक्स के अंदर पेपर वन का तो वही सीन है यार, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, जिस चीज की वजह से एक स्टूडेंट बहुत अच्छा पेपर में अटेम्प्ट करेगा या बहुत बुरा करेगा, वो ये एक पर्टिकुलर फैक्टर है। वो फैक्टर क्या है? वो है आपका डिमांड और सप्लाई के ग्राफ, और उसमें शिफ्ट कब आता है। मैं ये खैर इसके मैंने 3-4 वीडियोस ऑलरेडी लगाई भी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज से बता रहा हूं। अगर उस चीज की अपनी प्राइस चेंज हो रही है, और उस चीज की अपनी प्राइस की चेंज की वजह से सप्लाई या डिमांड चेंज हो रही है, तो शिफ्ट नहीं आता। अगर उस चीज की अपनी प्राइस के अलावा दुनिया में कुछ भी चेंज हो रहा है जिससे उसकी डिमांड या सप्लाई चेंज हो रही है, तो शिफ्ट आएगा। ये चीज ध्यान में रखना, आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के भी एमसीक्यू का आ गया थ्योरी वाला पेपर, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसके पहले कुछ पार्ट तो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी ना, उससे रिलेटेड होंगे, वो आपकी नॉलेज बेस्ड होते ही नहीं है, वो आपके एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो उसके आखिरी 2-3 पार्ट है, अमूमन जो क्वेश्चन आपका कंपलसरी वाले का इस तरह वो आते हैं आपके अमूमन, हमेशा नहीं। अमूमन ये है कि वो आपके मैक्रो वाले पार्ट में से आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स से जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हो ना, उसमें बुक को साइड पे छोड़ के जरा थोड़ा सा जेन को लड़ाया करें। उसने आपको एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे दिया कि यार ये बताओ, गवर्नमेंट ना फिस्कल पॉलिसी के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहती है। अब ये बुक में कहीं डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इसको सोचा करें, इसको इसमें ना, अब फिस्कल पॉलिसी एक वर्ड है और अनएम्प्लॉयमेंट एक वर्ड है, इनको आपस में कनेक्ट करो। फिस्कल पॉलिसी के दो हिस्से होते हैं, गवर्नमेंट की अर्निंग और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। गवर्नमेंट की अर्निंग वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा इरेलीवेंट है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग मैटर करती है। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है, अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो डायरेक्टली ऑब्वियसली बात है, उसको अस्पताल लगाने पड़ेंगे, उसको एजुकेशन सेक्टर लगाना पड़ेगा। वो आगे एम्प्लॉय होंगे, वो जब या तो वो आगे अपना बिजनेस शुरू करेंगे या उसको खर्च करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है। बेटा मैं आपको नोट्स का लिंक ना इसके बाद भेज देता हूँ, वरना मुझे आप इफा वो नहीं फेसबुक मैसेजेस में भेज दें, मैं आपको वहां भेज दूंगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह अब दूसरी तीसरी चीज आ गई। अगर आप डायरेक्ट आप सॉरी ट्रांसफर पेमेंट करते हो, ट्रांसफर पेमेंट से बंदे के पास पैसा आया, वो खर्च करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड फुल इन्फ्लेशन होगी, उसको कवर करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, अगेन अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम होगी। तो इस तरह कनेक्ट करके आंसर को सोचोगे, हमेशा इकोनॉमिक्स का आंसर समझ आ जाएगा। डायरेक्ट बुक की तरफ जाओगे यार, कहीं पे याद किया था, ऐसा नहीं होगा। जो आपका वॉलंटरी पार्ट है, उसमें मैं अगर आपका यानी कि बेटा ये आपका उनके उनने ना रामेश ने वो लिंक शेयर कर दिया है, एक स्टूडेंट ने पूछा था नोट्स का, इसके फ्री सेक्शन, इसके जो फ्री सेक्शन है वहां जाएंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, उन्होंने लिंक शेयर किया हुआ, चेक कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया यार। अच्छा, उसमें ये है कि अब आपका जो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, देर से निकल गया। अच्छा, उसमें ये कि अब जो आपका यानी जो उसमें आपके वॉलंटरी वाले क्वेश्चंस है ना, मेरी आपसे उसमें यानी मैं आपको रिकमेंड ये चीज करूंगा कि अगर आपका ग्राफ्स पे हाथ ठीक नहीं है तो उस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। अब बाकी में से ना मोस्टली क्वेश्चन आपके बुकिश कंटेंट वाले आ रहे होंगे। सूजन ग्रांट की जो बुक है उसमें से अगर आप इन चीजों को याद कर लेते हो, रट्टा बेशक ना मारो लेकिन यानी कि अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो मोस्टली क्वेश्चन वॉलंटरी पार्ट में आएंगे बुक से। इकोनॉमिक्स की अटेम्प्ट में जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो सुन लो, हर क्वेश्चन में ना तो ग्राफ बनता होता है ना बन सकता है। ये जो कंसेप्ट है ना कि ग्राफ नहीं बनाया तो मार्क्स कट जाएंगे, ये गलत बात है। ग्राफ जहां बनना, जहां फिट हो रहा है, जहां ग्राफ की रिक्वायरमेंट है, वहां जरूर डालो, ठीक है। ये इस तरह है कि अगर आप एक स्टेज ड्रामा देख रहे हो, ठीक है,
अब एक स्टेज ड्रामा है ही ऐसा जिसमें ह्यूमर फिट नहीं होता, एक डेथ का सीन दिखा रहे हैं, अमूमन स्टेज ड्रामों में ह्यूमर होता है, ठीक है। अब एक डेथ का सीन वो दिखा रहे हैं, डेथ के सीन में अगर वो आके ह्यूमर करने लग जाए तो आपको पसंद आएगा? ऑब्वियसली नहीं पसंद आएगा। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में जहां ग्राफ फिट होता है वहां जरूर डालो, जहां ग्राफ फिट ही नहीं होता वहां नहीं डालना। ये नहीं कि ग्राफ नहीं बनाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो आपसे कहता है कि टेल द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, अब आप उसमें कौन सा ग्राफ बनाओगे मुझे बताओ, वहां तो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो ग्राफ वहां बनाए जहां फिट होता है और रेलिवेंट ग्राफ बनाओ। ये नहीं कि अगर ग्राफ बनाने का मौका मिल गया तो जितने ग्राफ याद किए थे सारे बना देने। जो ग्राफ रेलिवेंट है उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से, वो बनाए। उसके अलावा ग्राफ बना के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छा, और दो तीसरा, इकोनॉमिक्स पेपर 2 में तो यार शीटें छापनी पड़ती हैं, शीटें नहीं, रेलिवेंट लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, बेहतर है। आंसर लंबे होते हैं, ठीक है, लेंथी होते हैं, लेकिन अच्छा इसमें अगर टू व्हाट एक्सटेंड या जस्टिफाई या आपके पास क्वेश्चन आ जाए एसएस वाला, तो उसमें आपको दोनों साइडों पे लिखना पड़ेगा, एग्जाम रखना है। बट इंग्लिश को हम लोग साइंसेस के एंड में कवर करते हैं। खैर ये हमारे इकोनॉमिक्स और अकाउंट की कुछ बातें हमारी वो हो गई। और आपने ग्राफ बनाना पेंसिल से होता है, याद रखना। अब आ गया हमारे पेपर 2 फॉर बायो एंड फिजिक्स, क्योंकि हमारा पेपर 2 केमिस्ट्री का ओ लेवल वालों का हो नहीं रहा, आईजीसीएसई वालों का हो रहा, पे बात करते हैं, पहले बायो पे आ जाते हैं। बेटे बायो के पेपर 2 में ना, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा सवाल आ जाए जो आपके कोर्स कंटेंट में डायरेक्टली दिया, क्योंकि देखो बायो इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ऑब्वियसली बात है पास पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ के इक्वेशन बैलेंस करना नहीं सीख सकते सिर्फ, आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ के इलेक्ट्रोलिसिस नहीं सीख सकते, आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ के मोल्स को नहीं समझ सकते, आपको पेपर अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। बायो ऐसी नहीं है। बायो में बहुत सारी चीजें पेपर 2 में डायरेक्टली बुक से आती हैं। आपका जो लास्ट सेक्शन है वो तो आता ही बुक से है। उसमें तो ऑब्वियसली बात है जितने मार्क्स हैं उतनी डिस्टिंक्ट बातें आपने जरूर लिखनी है, ऐसे फॉर्म में, लेकिन डिस्टिंक्ट बातें लिखनी होती हैं। जो आपके बाकी पार्ट्स हैं उसके लिए आपको डायग्राम्स याद होनी चाहिए। डायग्राम्स ऑब्वियसली, डायग्राम में ना कुछ चीजें ध्यान किया करो, डायग्राम को एक दफा ना गौर से देखा करें बिफोर अटेम्प्टिंग। कई बार इस तरह होता है, इस तरह जो आपका ये पहला दूसरा तीसरा चैप्टर जिसमें वो नहीं आता, वो सेल का स्ट्रक्चर वाला, अब वो वैक्यूल की वो आपको लाइन बना के देगा वैक्यूल की उसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर। बच्चा कहेगा नहीं ये वो है यार, ये तो वैक्यूल खुद है। भाई वैक्यूल का जो सेल जो सैप है वो अंदर वाला पार्ट है उसका, वो अगर बाहर की बात कर रहा है तो वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। इस तरह यानी ग्राफ को सही तरह इंटरप्रेट किया करें, जल्दबाजी में ग्राफ को मिस इंटरप्रेट ना किया करें। आप ग्राफ यानी कि डायग्राम को, डायग्राम बुक की आपको बायोलॉजी के लिए सारी आनी चाहिए। कोई डायग्राम आप छोड़ नहीं सकते, वो कोई भी दे सकता है, लोकोमोशन वाली आपको दे सकता है, उसकी ह्यूमन बॉडी वाली दे सकता है, ऑर्गन्स वाली दे सकता है, हार्ट वाली दे सकता है। ये मैं कहूं कि नहीं यार फलां छोड़ दो फलां कर लो, ऐसे नहीं सारी करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बायो के अटेम्प्ट में। यार बायो के अटेम्प्ट में जब अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना पास पेपर, बेटा जो आपको कह रहे हैं ना पाक स्टडीज में इस्लाम उसके नंबर होते हैं, उन्हें आप आज ये पूछना कि सर मुझे एक जगह दिखा दो जहां इसके नंबर, इसका इंप्रेशन नहीं पूछ रहा, उसे कहोगे सर मुझे दिखाओ यहां इसका एक भी नंबर है कि एक नंबर कटेगा। ये नहीं कि एग्जामिनर कह रहा है बना लें आपके लिए क्वेश्चन मैनेज करना आसान हो जाएगा, ये चीज नहीं पूछ रहा मैं। उनसे कहोगे सर यहाँ नंबर दिखाओगे, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मार्क्स कटेंगे, अगर वो दिखा देते हैं तो ठीक है, बात मान लेना। अच्छा, अब इसमें जो बताया था आपको, बायोलॉजी में जब आप इसकी तैयारी कर रहे होगे ना, फॉर बायोलॉजी स्पेसिफिकली, आपने अपने पेपर्स को जो आप पास पेपर करोगे पेपर 2 के, या जो आप आईजीसीएसई वाले पेपर अपना 4 करेंगे, आपने उसको वो करना है, क्रॉस चेक करना है। बेटा बिजनेस हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, ठीक है। आपने उसको क्रॉस चेक करना है बायो वाले को अपनी मार्किंग स्कीम से। मार्किंग स्कीम में आपने सीखनी क्या चीज है वो ये है, यानी जो चीज आपने अपने आप को सिखानी है वो ये है कि यार जितना मैंने जो पूरा वहां पे भाषण छापा है इसमें से कितना पार्ट था जो रिक्वायर्ड था। टू द पॉइंट लिखना सीखो बायो के अंदर। बायो कहानी वाला सब्जेक्ट नहीं है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट दैट इज आस्किंग यू टू राइट स्टोरी। वो कह रहा है कि यार आपने टू द पॉइंट एक साइंटिफिक बात करनी है। बायो के लिए चीज साथ साथ सीखा करें, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटे अब्दुल्ला, मैं इसमें इसके बारे में एंड में बात करता हूँ यार, ठीक है। अच्छा, अब ये बायो के लिए एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज मैं आपको जो बता सकता हूँ, ग्राफ वाली बात हमारी हो गई। तीसरा, पास पेपर में से क्वेश्चन करके सिर्फ, यानी इससे आपका एक चीज, बायो में सिर्फ पास पेपर करने से आपका पेपर नहीं कवर होगा, क्योंकि उसकी बुक में कंटेंट ज्यादा है, यानी सिलेबस कंटेंट इतना इन डेप्थ है कि आपको उस बुक पढ़नी पड़ेगी, बुक की चीजें याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली याद करनी पड़ेंगी, यानी कि नहीं कि नजर पढ़ ली, याद करनी पड़ेंगी। इस तरह जो आपका बायो का एटीपी है उसके लिए, यानी आपके उसमें नहीं जो है, आप उसमें एक मेन बात जो आपने याद रखनी है वो होती है कुछ कॉमन मिस्टेक्स, जैसे ग्राफ को जो मैग्निफिकेशन बना रहे होते हो इंटरनल पार्ट्स नहीं बनाने होते। ये बार बार मैंने पहले बात ऐसे रिपीट भी की हुई है। दूसरी चीज आ गई, ग्राफ की रीडिंग किस तरह होती है, ग्राफ प्लॉटिंग किस तरह होती है, उसमें से एक्स की जगह वाई वेरिएबल ना रीड कर लो। आपके उसमें जो कॉमन एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपकी बुक में अमूमन कॉमन एक्सपेरिमेंट्स दिए भी होते हैं, जैसे जो आपका
इथेनॉल वाला एक्सपेरिमेंट है, आपका ये जो डिफ्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट होता है, आपके लिए जो लीव का स्टार्च टेस्ट होता है, टेस्ट का रिजल्ट क्या आता होता है, टेस्ट के रिजल्ट में वेरिएशंस क्या आती होती हैं, ये चीजें आपने याद करनी है। जो बच्चे मैरी जोन्स की बुक यूज कर रहे हैं उसके लिए मुझे इसलिए पता है, मैंने खुद भी यूज की है। उसमें वो ना डिफरेंट कलर के, वालेकुम अस्सलाम यार, वो उसमें डिफरेंट कलर के पेजेस के अंदर ना वो सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए भी होते हैं, आपकी कोर्स बुक में भी दिए हुए हैं। ठीक है यार, ये तो एक तो एलर्जी होगी मेरा ख्याल से ना फूलों। अच्छा चले, खैर खैर ये हो गया। अच्छा, दो चीजें हो गई। अब आ गया सर आपका जो फिजिक्स वाला पेपर है। फिजिक्स के लिए हमें पेपर वन की डिस्कस, जी बेटा मैंने पहचान लिया, ऑब्वियसली आप वो हैं जिनके पिछले बार कमेंट से बड़ा मजा आया है, और उसके बाद दोबारा मुझे वो यूसुफ साहब नजर भी नहीं आए। ठीक है, खैर अच्छा, उसमें ये है कि जो बता रहा था मैं आपको, जो आपका वो है फिजिक्स वाले पेपर के लिए, देखो फिजिक्स के लिए कंपेयर टू केमिस्ट्री, फिजिक्स में फिर भी बुकिश नॉलेज ज्यादा है, इसको यूं समझना। मैं ये नहीं कह रहा वैसे बुक, लेकिन कंपेयर टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पेपर टू में या आपके आईजीसीसी पेपर फोर में पास पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में भी बुक की बहुत सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, जैसे इक्विपमेंट की टाइप्स, इक्विपमेंट का यूजेज कहाँ होता है, इक्विपमेंट की रीडिंग कैसे होती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका ये जो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, जो पूरा पार्ट है वो हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में जो डेवलपमेंट ऑफ सर्किट है वो अलग चीज है, मकसद ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट हो गया। बिजनेस का बेटा हमने जैसे पिछला सेशन किया उसमें कवर कर लिया, उसकी एंड उसमें मैंने टाइम स्टैम्प डाली नहीं, यूट्यूब पे चेक कर लें। अच्छा ये हो गया। उसके अलावा जिस तरह आपका ये वाला पार्ट है, मैं सोचने दे एक मिनट, ये जो लाइट वाला पार्ट है, अब लाइट वाले पार्ट के अंदर अगर आपको बुक में से, जैसे हम उसकी बात करते हैं, लाइट वाले पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं इन सेंस की, जो मैं बात करना चाह रहा हूं, हमारे जो उसका इमेज बनता है, कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज का जो इमेज बनते हैं। अब अगर आपको उसमें बुक में से वो केसेस नहीं पता, बुक में से मतलब ये है, यानी बुक में से इन सेंस ये है कि किसी भी नोट्स या बुक में से अगर आपको 5 या 6 डिस्टिंक्ट केसेस नहीं पता कि अगर लाइट सीधी आ रही है तो कहां बनेगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कहां बनेगा, तो आप उसके बगैर पेपर नहीं कर सकते, बेशक आप 500 पास पेपर कर लो। पहले आपने ये चीजें, बेटा मैंने उजैफा आपको ही बताया कि मुझे एग्जैक्टली याद है कि आप जनाब कौन है, मैंने आपको यही तो बताया कि आपके कमेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर थे यूसुफ भाई को भगाने में। अच्छा खैर, तो पहले फिजिक्स के अंदर अपनी इन चीजों की तैयारी पक्की करो, यानी आपको यह पता हो कि यार इसमें हर चैप्टर के डिफरेंट जो स्पेसिफिक केसेस हैं वो क्या हैं। अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेस की लेंथ में डिफरेंस ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कौन सी रे जो है ज्यादा वो होगी, कौन सी कम रिफ्लेक्ट होगी, या आपको अगर ये नहीं पता कि रिफ्लेक्शन के फॉर्मूला में 1/, वो कब करते हैं और सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला कब लगाते हैं, तो उसको अटेम्प्ट, आप बेशक 100 पेपर अटेम्प्ट कर लो, पहले आपने अपना नॉलेज पक्का करना है इसके लिए, फिर पेपर टू की अटेम्प्ट स्टार्ट करनी है। फिजिक्स का पेपर मुझे, अच्छा फिजिक्स का एटीपी पेपर के लिए मुझे कभी समझ नहीं आया कि स्टूडेंट एटीपी से क्यों डरते हैं, क्योंकि फिजिक्स का एटीपी दुनिया का सबसे हलवा पेपर है। वो ऐसी ऐसी सवाल, ये बातें आपसे देखो कैसी पूछता है। बेटा हाँ, यहाँ एक स्टूडेंट अच्छा सवाल पूछा हुआ है पिछले उसके लिए, बायो के आपके एटीपी के लिए। बेटे ये बात आपकी बहुत हद तक सही है कि मैंने आपको भी बताया ना कि बायो में बहुत सारी चीजें आपकी बुक, पहले बायो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी बुक है। रट्टा खैर नहीं, लेकिन अगर आपको स्टेप वाइज वो जो स्टेप्स होते हैं उसके याद है तो आपको आसानी होगी अगर आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखना आ जाता है। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं फिजिक्स की। उसके बाद उसमें जो मैं क्या बात मेरे ज़हन में आई थी, एटीपी की। यार वो आपसे एटीपी में कभी देखा है फिजिक्स के में कैसी कैसी चीजें पूछ रहे हैं। इस्लामियात का हमने आंसर राइटिंग पैटर्न इससे पिछली वीडियो में जो हमने आज रात को किया था, सेशन कवर किया हुआ है, उसका मैंने वो डाल दिया यूट्यूब पे, उसमें टाइम टैक्स डाली हुई है, पूरा इफा देख लें। अच्छा अब जो वो आपसे पूछेगा यार एक बंदे ने बॉल फेंकी, अब वो बॉल कहां जाके लैंड कर रही है, इसका वो निकालो। यहां अगर आपके पेपर टू के कंसेप्ट क्लियर है ना, और आपको सारा एक्सपेरिमेंटल जो इक्विपमेंट है उसके बारे में पता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप पेपर फोर यानी आपका जो पेपर एटीपी वाला इजी निकाल लोगे। अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर नहीं कभी निकाल पाओगे, इसके पास पेपर तब शुरू करना जब आपका पेपर टू तैयार हो। अगर आपका पेपर टू तैयार है, फिजिक्स का एटीपी इजी निकल जाएगा आपका। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, जिनमें ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो तोहफा पेश किया है उन्होंने कि भाई पेपर ले ही नहीं रहे। जो आपका जो आपका ये है ना, बेटा मैथ्स का हमने पिछले वाले उसमें कवर कर लिया था, अकाउंट्स का मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कवर किया है, अभी जब मैं वीडियो लगाऊंगा तो आप उसको वो कर सकते हैं। बेटा बिल्कुल प्रिपेयर हो सकती है, आराम से हो सकती है। अच्छा जो मैं अब बात बता रहा था आपको, हाँ वो भी था, वो बात सही है आपकी। अच्छा मैं बात बता रहा था, अब आ गया आपका केमिस्ट्री का, जो हमारा ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स उनका सिर्फ वो रह गया ना पेपर आपका एटीपी वाला, फॉर केमिस्ट्री एटीपी ऑफ ओ लेवल्स। जो आपका टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन है उसमें यार मैं बार बार ये बात रिपीट की है कि 10 से 12 पेपर खोलो सामने अपने एटीपी के, उसके सिर्फ मोल वाले जो टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन है वो करके देखो। कुल है ही 3 पैटर्न उसके, उनमें वही 4 फॉर्मूले लगते हैं डिफरेंट सेटिंग के अंदर। और मजे की बात यह है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ आपको ना वैल्यूज देख के पुट करनी होती है। केटाइन एनाइन वाला टेबल आपको याद करना है, वो आना ही आना है।
ग्राफ वाला क्वेश्चन आना ही आना है। तो ओ लेवल केमिस्ट्री का जो एटीपी है वो तो पास, वो पूरा है ही पास पेपर से डिपेंडेंट, उसमें पूरे मार्क्स आने चाहिए। आईजीसीएसई वालों के लिए मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें जो आपके पास मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल चीजें दी हुई हैं आपकी बुक के अंदर, उनको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। वैसे तकरीबन उसमें भी चीजें इस तरह की आती हैं, लेकिन गो थ्रू कर लोगे आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया, ये हो गया, ये हो गया। केमिस्ट्री पेपर 2 फॉर आईजीसीएसई, यानी पेपर 4-2 जो है बेसिकली आपका। बेटे केमिस्ट्री के लिए कोई भी नोट्स तब तक, ये बाकी दो के जैसे नहीं है, फिजिक्स के लिए और बायो के लिए नोट्स बहुत मैटर करते हैं। केमिस्ट्री के लिए दुनिया के बेस्ट टीचर के नोट्स भी तब काम आएंगे या पेपर अटेम्प्ट में अगर आपने पास पेपर किए होंगे। अपने पास पेपर्स को टॉपिकली करो। अगर आपने अभी इस पॉइंट पे नहीं भी किए हुए ना, ये ना सोचें, इस चीज को अपने जेहन से निकाल दें कि यार हमारे पास, मैं वही बता रहा हूँ केमिस्ट्री आपके ना उसी का बता रहा हूँ। अगर आपका, यानी मेरा ख्याल है अगर आपका क्वेश्चन आईजीसी से रिलेटेड है, अगर आपने इस पॉइंट पे फर्ज कर लेते हैं कि हमने ईयरली पेपर नहीं किया हुआ, बेटे ईयरली पेपर ने कोई चमत्कार नहीं करना है। ईयरली पेपर से कोई ऐसा ना मिरेकल नहीं हो जाना। आपका पेपर है 4th या 6th मई को, ठीक है बेटे। क्वेश्चन क्या पूछा है आपने, एक मिनट मुझे देखने दो। बेटा इंग्लिश इसके बाद आएंगे ना, अभी बस ये साइंसेज हो गई, वो हो जाएगा, उस पर इंग्लिश वाला करते हैं, इन डिटेल करते हैं उसको, ठीक है। जो आपके पता है, मैं इसको सेटिंग से इसलिए चल रहा हूं कि जब अब ये वीडियो कोई अगला बच्चा देखता है, बाद में देखता है, तो उनको ये ना हो कि यार कहाँ किसका कंटेंट है, वो एक ही साथ कंटेंट आता जाए। अच्छा, अब आ गया हमारा केमिस्ट्री का जो आपका पेपर। देखो, अगर आपने ईयरली नहीं किया हुआ कोई मसला नहीं है। आपका भी 6th या 4th को पेपर आ रहा है, 5th या 6th 4th इसका कोई डेट बन रही है ना, कम से कम नेक्स्ट 1.5 वीक जो है इसके टॉपिकल करो। आप किसी भी नोट्स ले लो, मेरे खुद के वैसे पढ़े हुए हैं फ्री सेक्शन के अंदर, लेकिन किसी के भी इररिस्पेक्टिव टॉपिकल पास पेपर करो। अगर आपके टॉपिक्स पे हाथ पक्के नहीं होंगे, आपके लिए पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो टॉपिक हैं बहुत सारे, इतने सारे टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ऊपर से हर टॉपिक बहुत डिस्टिंक्ट है दूसरे से। फिर फॉर्मूला आपको याद हो, फॉर्मूला को बेशक रटना पड़े, रट्टा मारो उनको, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो सोच के उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। मकसद ये कि रट्टा इस तरह नहीं कि आपको पता ही नहीं है पढ़ क्या रहे हो, लेकिन याद तो करने हैं फॉर्मूला, उसका कोई सेकंड वे नहीं है कि यार फॉर्मूला याद ही नहीं करते, याद आपको वो करने पड़ेंगे। इस तरह जो आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, ऑर्गेनिक वाले पार्ट में ना एक चीज ध्यान में रखा करो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप रट्टा मारने की तरफ जाओगे ना, कभी याद नहीं होगी। आप उनकी डिफरेंसेस को समझा करें। जैसे इथेनॉल इथीन में यार डिफरेंस क्या है, कौन सी एक चेन का डिफरेंस है, दो चेन का डिफरेंस है। इथीन और उसके अंदर आपका कौन सी एक या दो चेन्स का डिफरेंट है, क्या चीज कोल को उसमें तब्दील करती है, यानी कोल और डायमंड में किस तरह के स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस समझोगे तो आपके लिए याद करना आसान होगा। अगर आप ये अप्रोच रखोगे कि मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा मार लूंगा, नहीं पॉसिबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको उसके बेसिक डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे, फिर आपको अप्लाई करके बनाने पड़ेंगे। अगर आप समझे बगैर करोगे, आप कितने याद कर लोगे यार। अनलिमिटेड वो है आपके पास जो है वो बन सकती हैं। उसको समझ के अभी जो टाइम पड़ा है उसको समझो, ताकि आपके पास फिर समझ के बुक बंद करो, पास पेपर उठाओ, टॉपिकल क्वेश्चंस करो, पेपर 1 के पहले करो, ताकि यही जो आपका एमसीक्यू वाला पेपर है बेसिकली उसके करो, ताकि आपको उसमें बेसिक डिफरेंसेस वगैरह समझ आए। जब वो चीज समझ आ गई, आप बेशक जितनी अब भी लॉन्ग चेन बनानी बना लोगे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ टाइम मैनेजमेंट का, वो भी भैया टाइम मैनेजमेंट का आप पेपर के दौरान पूछ रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है टोटल मार्क्स, टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, उतना टाइम आप एक नंबर को दे सकते हो। इससे बेहतर तरीका ही नहीं है कोई सोचने का। मुझे अगर कोई स्पेसिफिकली आपके जहन में पार्ट कोई स्पेसिफिक पेपर आ रहा है तो मुझे बताएं। बेटे केमिस्ट्री के नोट्स पड़े हुए हैं, educatorchange.com पे जाओगे ना, वहां पे फ्री सेक्शन के अंदर आपको educatorchange.com फ्री सेक्शन, उसके बाद ओ लेवल या आईजीसीएसई केमिस्ट्री पे क्लिक कर लेना, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। या मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर दो, मैं आपको उसका लिंक भेज देता हूँ। अच्छा, अब आ गया हमारे पास इंग्लिश का। बेटे इंग्लिश के लिए जो आपका ओ लेवल इंग्लिश का पेपर है, उसके लिए पहली बात तो ये है कि इसके लिए 5 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे लगाई हुई है इन डिटेल, यानी इतनी डिटेल्ड वीडियोस हैं कि उससे इनका गो थ्रू करोगे काफी आपके लिए इजी हो जाएगा, काफी आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। खैर, कुछ चीजें जो टच करने वाली हैं, जो आपका डायरेक्टेड राइटिंग वाला पार्ट होता है, डायरेक्टेड राइटिंग इज आस्किंग यू टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। अगर आप उसमें इंस्ट्रक्शन से डेविएट करोगे, यू आर गॉन। अगर आप इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करोगे, बाकी आप दुनिया जान की बेस्ट चीज लिखो, नहीं मार्क्स मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करना है, उसके बारे में रेलिवेंट कंटेंट डालना है, बात की रेपिटेशन नहीं करनी, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करनी, स्लैंग्स नहीं यूज करने, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज की डायरेक्टेड राइटिंग में कोई जरूरत नहीं है। आपने फॉर्मेट वाले ड्रामे में टाइम जाया नहीं करना, रेलिवेंट डिटेल्ड। अच्छा, एक चीज होती है, बच्चे कहते हैं सर हमसे ना बात, यानी हमसे हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिल रहे। मकसद ये है कि हमारे में पॉइंट्स नहीं आ रहे कि हम इसको बात को एक्सटेंड कैसे करें। देखो, इसकी मिसाल ये है कि फर्ज करो आप उस पॉइंट के बारे में लिख रहे हो जो होता है
व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, तीसरा जो पॉइंट होता है आमतौर पे। अब इसमें अगर आपको 30 वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, आप लिख रहे हो कि यार बाद में ये हुआ, आपने लिखा है कि हम लोग यानी वहां पे अस्पताल चले गए, आप उसमें ना एक सब प्लॉट डाल दो कि वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, पीपल वर वेरी कंसर्न, सम पीपल वर कॉलिंग द पुलिस। ये उसमें से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, रेपिटेटिव नहीं है, लेकिन बात आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आ जाता है आपका जो सेकंड पार्ट है नैरेटिव वाला। बेटा नैरेटिव वाले में सबसे पहली चीज है, देखो नैरेटिव वाला पार्ट नहीं है वो, उसका टॉपिक होता है क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब ये ज़हन में रखो, पता नहीं कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक बच्चे ने किसी को सजेशन दी हुई थी, किसी ना ग्रुप के अंदर मैं देख रहा था कि यार 2 फिल्मों की स्टोरी कंबाइन करके लिख दो। नहीं लिखनी। क्रिएटिविटी मीन्स के आपने वो चीज क्रिएट की है। आपकी पर्सनल लाइफ से अगर आप कोई स्टोरी उठा के लिखते हो ना, दैट वुड बी द मोस्ट क्रिएटिव थिंग। पहली चीज तो ये है, या वैसे भी लिखो तो उसको किसी मूवी वगैरह से जो है उसकी स्टोरी ना बनाना। खैर है। तो दूसरी बात ये, सर जजाकल्ला, कोई जजाकल्ला जी, बेटा जो आपका बायोलॉजी वाला मैंने कवर किया है, मैं भी इसके बाद इसकी वीडियो अवेलेबल करूंगा, वहां टाइम टैग डले होंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब जो मैं बता रहा था आपको, क्या बता रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यार स्टोरी राइटिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे क्लिफ हैंगर है, आपकी फ्लैशबैक टेक्निक है, उनमें से कोई यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि स्टोरी बहुत स्टैटिक ना हो, ये नहीं होता ना वही दो लड़का लड़की, वो एक लव स्टोरी ये वाला, या एक जंग में अगर डुर्र मार दिया, ये इस तरह की स्टोरीज नहीं चलती, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आप उसमें देखो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ स्पेशल वेज ऑफ राइटिंग भी है। राइटिंग को बेहतर करने की कुछ टेक्निक्स हैं। इमेजरी एक टेक्निक है, सिंबॉलिज्म एक टेक्निक है, सिमिलीज, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन, ईडियम्स, लेकिन इनकी भर्ती नहीं करनी, खुदा का वास्ता है। अगर जनरली फिट हो रहे हो कर देना, वरना ना करना, ठीक है। एलिट्रेशन है आपकी, आपका वो है, वाइडर कॉन्टेक्स्ट है, जार्गन है, हाइपरबले है, ठीक है। ये बड़ी प्यारी टेक्निक्स है राइटिंग के अंदर, जिनको आमतौर पे जो है समझा नहीं जाए, यानी जिनका लोगों को पता नहीं होता कि यार ये है क्या, ठीक है। अब अगर आप इन टेक्निक्स को यूज करते हो, ये बड़ा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करती है, लेकिन अगर आप इन्हीं को यूज करने के लिए पूरी बात बदलते हो तो एग्जामिनर पागल नहीं समझ आ जाएगी कि यहाँ पे भर्ती वाला काम किया हुआ है। भर्ती नहीं करनी, अपनी राइटिंग में उसको प्रैक्टिस करो ताकि आप नेचुरली उसे यूज कर पाओ। अच्छा एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है फ्लैशबैक और आपका क्या होता है क्लिफ एंगल का। बेटा क्लिफ एंगल ये होता है कि जब आपकी स्टोरी एंड हो तो ऐसे पॉइंट पे एंड हो कि सस्पेंस हो उसमें। जैसे मैंने हमेशा मिसाल ये दी है कि जो हॉरर मूवीज होती है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है, पूरी स्टोरी में बंदे मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड में वो सारे ड्रैकुला ड्रुकुला मारते हैं, ठीक है। क्रेडिट रोल होने के बाद एंड में ना जमीन से हाथ निकल रहा होता है। अब आप सोच रहे हो यार इसकी सेकंड मूवी में क्या होगा। जैसे इवल डेड 2 के एंड में देखो, 3 के एंड में ना वो उसमें जाता है एक यानी उसके अंदर एक टाइम डायमेंशन के अंदर, अगली मूवी में फिर वो पता लगता है कि यार वो तो पास में चला गया था। तो ये जो चीज है ना, इस तरह की जो होती है एंड में जो वो होता है, ये आपका अच्छा फ्लैशबैक होती है कि आप स्टोरी के एंड से स्टार्ट करो, गो बैक टू द पास्ट, टेल द होल स्टोरी, कम बैक टू द पॉइंट एंड देन एंड द स्टोरी। ये वाली चीज आपका फ्लैशबैक है। अच्छा उसके बाद आ गया हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है। मैंने हमेशा ये कहा है कि आर्ग्यूमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, जिंदगी में आगे काम भी यही आएगा। उसमें यार इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में कभी ये नहीं बताना कि मैं किस साइड को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज जनरल अबाउट द टॉपिक। उसके बाद एक चीज के बारे में जो आपकी यानी एक साइड के बारे में आपने 3 पैराग्राफ बना लो, 4 बना लो, दूसरी साइड के बारे में 3 या 4 पैराग्राफ बना लो। एक पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करना है, गुंजलक बातें नहीं करनी, ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया, ऐसे नहीं। एक पॉइंट, एक मेन बात, उसको एग्जाम्पल से, उससे रेलिवेंट बात से आगे उसको यानी कि वो करें। हाँ पॉइंट ऐसा चूज कर लिया करो जो काफी जनरल हो, एंड में कंक्लूजन दे दो, वन साइड दे दो, या आप उसको वो कर दो, वो आपके ऊपर है। आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो सेमी फॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग, उसमें भी आप ये स्लैंग वगैरह यूज नहीं कर सकते। अच्छा अब आ गया हमारा पेपर 2। पेपर 2 के अंदर जी पहला पार्ट जो है आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला, उसमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि पेपर पकड़ते ही ना, जो फॉर एग्जाम्पल के बाद चीज लिखिए काट दो, आई ई के बाद लिखिए काट दो, ई जी के बाद लिखिए काट दो, 2 कॉमास के बिटवीन में जो चीज है काट दो, 2 हाइफन्स के बिटवीन में चीज है वो काट दो, ये सब कुछ एक्स्ट्रा है। बाकी जो बचेगा उसमें से जो आपको पूछा हुआ है वो आपका इनमें निकाल के, अच्छा कंटेंट पॉइंट्स जो होते हैं आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उनको अपने लफ्जों में करने की जरूरत नहीं होती, और ना ही करो, क्योंकि अगर अपने लफ्जों में करते हुए आप उसका मीनिंग बदल देते हो तो वो ब्लंडर है, ठीक है। समरी के अंदर मैंने कल ही बताया था कि आपको हर वर्ड तब्दील करने की ना जरूरत है और ना ही पॉसिबल है। आपने करना क्या है कि आपने हर उसका यानी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बदलना होता है, उसकी थोड़ी सी प्लेसमेंट बदलनी होती है, लेकिन मीनिंग ना तब्दील हो। हाँ उसमें आप कनेक्टिव्स यूज करोगे, हाउएवर, on the other hand, moreover, furthermore, additionally, concurrently, simultaneously, also, then, और क्या होता है आपका
मकसद ये नहीं जो आपके वो है ये आपने वो यूज करने होते हैं, इससे आपकी बाद में रब्त क्रिएट होता है। फैक्ट और ओपिनियन में मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो अमूमन गलती इस चीज में होगी फैक्ट ओपिनियन के अंदर, कि हम लोग समझते हैं जिस चीज में वुड, कुड, माइट, ऑट, शुड ये आए ये ओपिनियन है। ये बात ओपिनियन नहीं, ओपिनियन वो चीज होती है जिसको आप बैक कर रहे होते हो। ये जो वुड, शुड, कुड है, ये इससे ये चीज ये शो होती है कि मैं खुद भी उस चीज को बैक नहीं कर रहा, तो ये जो सेंटेंस है ये तो ओपिनियन होता ही नहीं है। बाकी सेंटेंस में से, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में से जो चीज यूनिवर्सल है वो फैक्ट है, और जिस चीज को आप निगेट कर सको वो ओपिनियन है। जैसे अगर वो कहे व्हाइट पांडास आर द स्वीटेस्ट एनिमल्स, तो ये ओपिनियन है, क्योंकि मैं कह सकता हूं नहीं है। अगर वो कहता है व्हाइट पांडास मे बी द स्वीटेस्ट एनिमल, तो ये ना फैक्ट है ना ओपिनियन है, क्योंकि वो तो खुद कंफर्म नहीं है उसको, तो उसको बैक नहीं कर रहा, कह रहा है हो सकता है। तो ये सीन है, ठीक है। अब आ गया सेकंड पार्ट, उसमें क्वेश्चन टाइप्स को हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन टाइप्स के अंदर पहली क्वेश्चन टाइप जो आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन वाली होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ए डायरेक्ट आपको आंसर दिया होगा, कॉपी पेस्ट करना है। अपने अल्फाज में तब तक नहीं लिखना जब तक वो ना कहे। अपने अल्फाज वाले क्वेश्चन में इन योर ओन वर्ड्स में दो वर्ड्स होंगे, उन दो वर्ड्स को आप, बाकी आप पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उन दो वर्ड्स को आपने तब्दील करना होगा। 4 कंसेक्टिव वर्ड्स, 2 कंसेक्टिव वर्ड्स, 3 कंसेक्टिव वर्ड्स, ये वो जो वाला क्वेश्चन होता है, इसके अंदर हर वर्ड जो है वो डिस्टिंक्ट, ये वो आपका कंटेंट वर्ड होगा। यानी कि अमूमन 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 वो आपका या नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, या आपका क्या होता है वर्ब होगा, ठीक है। उसमें ये प्रेपोजिशन जो वगैरह होते हैं ये उसके हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो मीनिंग एंड इफेक्ट वाला है। मैंने हमेशा ये बताया है, देखो मीनिंग का मतलब होता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट वो चीज क्या है, ठीक है। यानी वो आपको कहता है कि हम्म, वो आपको कहता है कि इसका मैं यूं कह सकता हूं कि एक स्टोरी वो बता रहा है जिसके अंदर फर्ज करो एक लड़की का बाप जो है उसकी डेथ हुई हुई है, ठीक है। अब वो कहता है कि सीइंग द सीइंग द father's daughter Dio in front of her was an other reason that that reminded her of her father, ठीक है। अब वो कहता है इसका मीनिंग क्या है, ऑफ एन अदर रीजन का मीनिंग क्या है, ठीक है। मीनिंग ये है कि उसको अपने फादर की याद आ गई। इसका अफेक्ट ये है कि अगर वो यहां पे कहता, यही वो आपको कहता कि सीइंग द फादर डॉटर डियो रिमाइंडेड ऑफ हर फादर, अगर वो एन अदर रीजन वाली बात ना करता, तो इसके ना होने से क्या बात चेंज हुई है, इसके ना होने से बात ये चेंज हुई है कि ये अकेला रीजन था जो सामने पड़ा हुआ है जिससे उसको फादर आया। ये जो गिव हर एन अदर रीजन वाली बात है, इससे ये बात प्रूव होती है, इसका अफेक्ट ये है जो इसके ना होने से खत्म हो जाता है कि पहले भी बहुत सारे और रीजन से उसको अपने यानी फादर की याद आती है, ये एक और रीजन बन गया। तो इस अफेक्ट बेसिकली उस चीज का तब होगा जब वो, मैं हमेशा ही मिसाल देता हूं, मैंने बहुत दफा दी है कि अगर छिपकली है, मुझे छिपकली डर लगता है, मेरे कमरे में छिपकली नहीं है, मुझे क्या अफेक्ट हो रहा है उसका, ठीक है। जब मेरे टेबल पे यहां सामने छिपकली हो गया मेरी जान निकल जाएगी, ठीक है। तो अफेक्ट उसका तब है जब वो चीज वहां मौजूद है। ये सोचा करो कि अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं तो बाद में चेंज क्या आ रहा है, वो उस चीज का अफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा इंग्लिश का ये वाला हो गया। कोई हमारा इसमें देख लूं किस तरह क्वेश्चन और कोई आया मेरे पास। अ, मेरा ख्याल है मोस्टली वैसे हमारी चीजें जो है ना इसमें कवर हो गई हैं। अभी बच्चे मोटिवेशन, आप बेटा देखो मोटिवेशन का ना, मोटिवेशन में दो चीजें होती हैं। मोटिवेशन स्टार्ट होती है सही एक्सपेक्टेशन से। मैं इसमें ज्यादा बात कुछ नहीं करूंगा, मेरी बात आप समझ जाओ कि एक तो अपनी एक्सपेक्टेशन ठीक रखो अबाउट यू नो। दूसरा, सबसे सिंपल बात, जो सबसे आसान असूल है ना जिंदगी में, वो है द 10 ईयर रूल। मैं हमेशा ये करता हूं, क्या ये चीज 10 साल बाद मैटर करेगी या नहीं करेगी। आपके ग्रेड 10 साल बाद मैटर करेंगे, क्योंकि आप उस वक्त जॉब ढूंढ रहे होगे, उस वक्त आप क्या नाम है अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे होगे, ये चीज हर दफा वर्क करेगी। ये रियलिटी है लाइफ की, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या इस टाइम फीफा खेलना या इस टाइम कोई और काम इस तरह का, कोई आपकी और एक्टिविटी 10 साल बाद मैटर करेगी, नहीं, भूल जाओगे 10 साल बाद उसको आप। तो 10 ईयर रूल को लगा के सोचा करो कि यार अगर ये चीज है इसका 10 साल बाद क्या इफेक्ट है, उसको याद रखो। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा हुआ है, जी बिल्कुल देगा बेटे, पेपर जितने ज्यादा होते हैं ना उतने गलतियों के चांस, आपको गलतियों से बचने के चांसेस मिलते हैं। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर आप 300 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, और 100 में से ग्रेड बनना है, तो 3 नंबर की गलती 1 नंबर की गलती बनेगी। वही अगर आप 50 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो, 100 में से ग्रेड बनना है, तो 1 नंबर की गलती 2 नंबर की गलती बराबर होगी, 2% की गलती के बराबर। तो मैं तो कहता हूं कि पेपर वो जो आपको ज्यादा मिलता है तो आपको उसमें फायदा होगा, ठीक है। बेटे मुझे बुक की तस्वीर भेजें, यानी उसका कवर फोटो भेजें, फ्रंट पेज के आसपास कौन सी बुक है। मेरा ख्याल है मोस्टली चीजें कवर हो गई हैं, इसको मुकम्मल करते हैं। और हमारे ओ लेवल के मेरा ख्याल है मोस्टली जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं वो हमने कर ली हैं। जो बच्चे बाद में इसके बाद आए थे, मैं उसके बाद इन टाइम टैग के साथ यूट्यूब पर डाल दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। मैंने पिछले वाला सेशन में से डाल भी दिया है, ये वाला मैं अब डाल देता हूँ।
बाकी यार बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आज रात को सेशन करेंगे वो ए लेवल्स के बारे में, फिर आगे फर्दर गो ऑन। मैं आज दिन में जो है इस्लामियात, मैथमेटिक्स, एडिशनल मैथमेटिक्स, इनके नोट्स वगैरह भी शेयर इंशाल्लाह करूंगा, फर्दर नोट्स जो है यानी कि उसके वो। अच्छा, एक स्टूडेंट यहाँ पे है जिनने मुझे कहा था ग्रुप में ऐड करने का। बेटा मेरे ना नंबर के ऊपर जो है +923363111855, इसके ऊपर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट छोड़ दो अपने नाम के साथ और अपने ग्रेड लेवल अपने सब्जेक्ट्स के साथ। बेटा इकोनॉमिक्स में टाइम मैनेजमेंट पेपर 2 में मसला आता है, उसमें तरीका ये है कि टू द पॉइंट लिखो, खुद ब खुद टाइम मैनेज हो जाएगा। अच्छा। बेटा बुक से आगे तैयारी करो, और अगर आपके इकोनॉमिक्स के 6 में से 4.5 सेक्शन भी हुए हैं ना, पेपर इजी निकल जाएगा, लेकिन कंपलसरी क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। बेटा पाकिस्तान स्टडीज में बेशक आप पूरा एक ही पैराग्राफ बना दो यार, पैराग्राफिंग के मार्क्स नहीं है भाई, पैराग्राफिंग के मार्क्स नहीं होते। कंप्यूटर साइंस बेटा हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, वो उसकी वीडियो मैंने लगाई भी हुई है यूट्यूब पे विद टाइम टैग्स, वो पड़ी हुई है अभी, जो हमने लाइव सेशन किया था इससे पहले उसमें किया हुआ था। बेटा इकोनॉमिक्स का मैंने इस वीडियो के यानी स्टार्ट में बताया है, वो भी आप जब इसको वो करोगे रिव्यू तो आपको मिल जाएगा। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में कोई टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, आप कोई टॉपिक को इस तरह चांस पे नहीं रख सकते, सारे टॉपिक्स करने, कोई इसका वे आउट नहीं है। बेटा ए लेवल का इंशाल्लाह उसमें करेंगे, ए लेवल का हम लोग जो रात को सेशन करेंगे वो उसके ऊपर होगा। बेटा ओ लेवल बिजनेस के आंसर्स कहाँ, ये सुन लो, ये जरूरी चीज है। मैं उस वक्त मिसाल दे रहा था, मेरी मिसाल में पिछले वीडियो में ना बीच में रह गई थी। इसमें जो चीज समझने वाली है वो ये है, तो मैं थके थे ना गया उस टाइम पे, खैर जो चीज समझने वाली है, आपने वर्ड की चॉइस से क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका निकालना है। आइडेंटिफाई, सिर्फ उसका चीज बताओ क्या है बस। डिस्क्राइब, 2 से 3 लाइफ में उसकी डिस्क्रिप्शन दो, एडवांटेज वाला देने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हमेशा आपको किसी एक साइड के बारे में कहेगा, उस चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज या इंपैक्ट्स के बारे में बात करेगा, एग्जांपल्स मांगेगा। जस्टिफिकेशन डिस्कशन हमेशा दोनों साइड पे होगी, चीज याद रखना। अकाउंटिंग थ्योरी के नोट्स तो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर भी रहा हूं, मोस्टली कर भी दूंगा। थ्योरी में मुझे चैप्टर बताओ जिनमें इशू आ रहा है। क्लासेस कब होती हैं 10 की ओ लेवल? नहीं समझ आया बेटे। A2 वाले यार, A2 AS इंशाल्लाह आज रात को करेंगे, तरावी के बाद वाला सेशन होगा। मेरा ख्याल है कि मोस्टली हमारे क्वेश्चन जो है इस पॉइंट पे आंसर हो गए। जो कोई क्वेश्चन रह जाए मैं करते हैं, मैं अभी उसको चेक नहीं करूंगा, मैं बस सोऊंगा एक या लेटूंगा मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ी देर बाद चेक इंशाल्लाह कर लूंगा। यार थिंकिंग स्किल सब्जेक्ट मजेदार है, जो पसंद आया पढ़ के वो थिंकिंग स्किल्स था, उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बेटा मैं बायो के जो हमारे चैप्टर रहते हैं उनके बना रहा हूं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनको आज से अपलोड करना शुरू कर दूं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बेटा हाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऑलरेडी अपलोडेड है। अकाउंटिंग कंसेप्ट मुश्किल नहीं है ना यार, उनको यूं समझा करो, देखो कंसेप्ट को टैग किया करो उसके एप्लीकेशन के साथ। जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के 2 एप्लीकेशन हैं, वो समझो। पहला एप्लीकेशन ये है कि क्योंकि बिजनेस गोइंग कंसर्न है इस वजह से गुडविल एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज ये है कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है इसलिए हम उसकी कोई एंड डेट नहीं रखते होते। तीसरी चीज ये है कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, उसकी वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसको यानी कि उसका जो अकाउंट्स होते हैं वो हमेशा पीरियोडिकली बनते हैं, फॉर द एंड ऑफ बिजनेस नहीं बनते। इस तरह जो आपका मैचिंग प्रिंसिपल है या जो ड्यूअलिटी प्रिंसिपल है, बेसिकली समझ लो, इन दोनों का जो एप्लीकेशन है वो क्या आती हैं कि आप एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करते हो जब वो इनकर होते हैं, ना कि जब वो पे किए जाते हैं। इस तरह जो आपका रेवेन्यू है उसको तब रिकॉर्ड करते हो जब वो अर्न होता है, इंस्टेड ऑफ व्हेन इट इज व्हेन कैश चेंजेस हैंड। तो उनके इंपैक्ट समझा करो, वो आपको हेल्प करेंगे। बेटा इकोनॉमिक्स वाली वीडियो जो है इसके स्टार्ट में जो है ना, इकोनॉमिक्स में बात की, जब मैं इसको लगाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। बेटा अपना मैथमेटिक्स का मैंने मेंसुरेशन की और आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो मैंने अब इसके बाद बनानी है इंशाल्लाह, थोड़ा रेस्ट करके। बेटा मुझे आप ये बताएं कि फंक्शनल ग्रामर में इशू क्या आ रहा है। अच्छा बीआरएस को भी समझ लो, बीआरएस बेसिकली ये होता है, बीआरएस का पहले कंसेप्ट समझो कि आपका ऑब्वियस सी बात है, कुछ जो आपकी मंथ की एंडिंग डेट्स होती है ना, उसमें बैंक अपनी स्टेटमेंट कभी पहले निकाल लेती है कभी बाद में निकाल लेती है। एक तो टाइम डिफरेंस कि आप जब चीज रिकॉर्ड कर रहे हो और बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, आपने चेक आज लिखा, बैंक ने 3 दिन बाद कैश किया, एक तो ये डिफरेंसेस। दूसरे डिफरेंसेस ये हैं, जी बेटा मैं अपलोड करूंगा, मैं एग्रीकल्चर वाले आपको आज भेज दूंगा, बायो वाले जो है इंशाल्लाह मैं लेक्चर आज से दोबारा शुरू करता हूं। मुझे एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट ने दोबारा पूछा हुआ है, मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा आप उसमें बता जो रहा था बीआरएस का। दूसरा, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो सिर्फ बैंक में हो रही होती हैं, सिर्फ कैश में हो रही हैं, उनको कम्युनिकेशन का इशू आता है। जैसे बैंक चार्जेस हो गए, ठीक है, या आपका बैंक के यानी बैंक चार्जेस हो गए, या आपके वो हो गए, क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर्स हो गए,
क्रेडिट ट्रांसफर्स हो गए। तो ये चीजों की वजह से बीआरएस बतानी पड़ती है। कंसेप्ट वही है, एक तो मिसिंग वैल्यूज पुट करनी है, और जो बैंक में क्रेडिट हो रहा है वो कैश बुक में डेबिट होगा, जो कैश बुक में क्रेडिट हो रहा है वो बैंक में डेबिट होगा। ये उसका पूरा कंसेप्ट है। एंड में उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए रिकंसिलिएशन के बाद। रिकंसिलिएशन का मतलब ये है कि जो इनमें डिफरेंस आ रहा है उसको खत्म किया जा सके। इसके दो मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड आसान है, इसका जो रिवर्स मेथड है वो मुझे आपको लिख के बताना पड़ेगा, कि रिवर्स मेथड में क्वेश्चन आ जाते हैं और थोड़ा सा मुश्किल है समझने में ना, वर्बली समझने में। मुझसे बेटा क्लासेस मैं आमतौर पे ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स पर आ रहा होता हूँ, वो मैं साथ साथ शेयर करता जाता होता हूँ इन ग्रुप्स वगैरह के अंदर। मेरा ख्याल है हमारे मोस्टली जो क्वेश्चन इस पॉइंट पूरे हो गए। बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है आप लोगों का फायदा हुआ होगा। एंड आगे फिर इंशाल्लाह आज शाम को करेंगे अगला सेशन। बहुत शुक्रिया।